सो स्टूडेंट्स, आज हमारे चैप्टर का नेम है प्रोबेबिलिटी, जिसको आप प्रायिकता बोलते हैं। और ये चैप्टर आप फर्स्ट टाइम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्लास 11th में भी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो वहां पर हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि अगर हमारे पास किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटीज को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इट मींस कि यहाँ पर इवेंट क्या होगा, इवेंट कोई भी कंडीशन या फिर कोई भी काम हो सकता है जो आपको गिवन होगा। इट मींस काम के होने या फिर ना होने की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आपको पता ही है। अब हम कहते हैं कि मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते थे। तो यहां पर थोड़ा सा याद करते हैं कि जब भी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी तो मैथमेटिकली हम इसे लिखते थे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन जितने भी हमारे पास टोटल आउटकम्स थे। क्लियर। यही तो था कि हमारे पास जितने भी हमारे आउटकम थे, टोटल आउटकम, उसमें से जो फेवरेबल आउटकम है उसको हम ऊपर लिखते थे और नीचे हम क्या लिखते थे, टोटल आउटकम्स। क्लियर। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये फेवरेबल आउटकम क्या था कि जिसकी भी हमें जरूरत थी, जो भी हमसे पूछा गया था उसको हम फेवरेबल आउटकम लिखते हैं, और जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स थे, जो पॉसिबिलिटीज थी, उनको हम टोटल आउटकम से डिनोट करते थे। अब यहाँ पर कहते हैं कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो तीन चीजें इसको बहुत ज्यादा क्लियर कर देती हैं, जिनके एग्जांपल से आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आता है। वो कौन सी चीजें हैं? एक तो है कॉइन, दूसरा है डाइस एंड तीसरा है कार्ड्स। जब आप इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आती है। लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी टर्म्स भी आपको समझनी होंगी कि यहाँ पर जैसे फर्स्ट टर्म आती है सैंपल स्पेस, जो कि हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11th में। बट अगर यहाँ पर क्लास 12th के अंदर हम डिस्कस करें दोबारा से, तो हम कहेंगे कि सैंपल स्पेस की सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं, एंड सैंपल स्पेस को आप क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। क्लियर। तो सैंपल स्पेस आखिर होता क्या है? सैंपल स्पेस हमारे पास होता है कि हमारे पॉसिबल आउटकम्स, जो भी हम यहाँ पर कह रहे हैं टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स ही क्या है, हमारे सैंपल स्पेस, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस के थ्रू। और जो भी हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर, उन्हें हम एक ब्रेसेस के अंदर अरेंज करते हैं। अब लेट अस सपोज कि हमारे पास एक डाइस है। क्लियर। एक डाइस है और उसको हमने क्या किया है, थ्रो किया। डाइस को थ्रो करने पर आप जानते ही हैं डाइस के 6 फेसेस होते हैं, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, 6 पॉसिबिलिटीज होंगी। कभी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर आपके पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या है कि आप कहेंगे हमारे पास अगर डाइस था तो डाइस के लिए जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, ब्रेसेस के अंदर हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 6। अब इसमें से कोई भी आपके पास क्या आ सकता है, नंबर आ सकता है जब भी आप डाइस को थ्रो करेंगे। क्लियर। तो हमारे पास ये जो सैंपल स्पेस है ये आपको समझ में आया, क्या होता है, पॉसिबिलिटी, जितनी हमारी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने थे, 6। तो हमारे पास यहाँ पर डाइस के केस में अगर 6 है तो आप देखेंगे कि हमारे पास कॉइन के केस में कितने होते हैं, 2। क्लियर। क्योंकि कभी हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अब हम कहते हैं कि सैंपल स्पेस तो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म है इवेंट। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं इवेंट, जिसको आप क्या कहते हैं, घटना। अब ये इवेंट क्या है, इवेंट्स होता है सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। जितने भी हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स होते हैं उनका सेट अगर बना दे तो क्या कहलाता है, वो इवेंट। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल से समझिए, तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि यहां पर डाइस को ही ले रहे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या है डाइस का, 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 6। क्लियर। अब हमने इवेंट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, हम यहां पर इसे डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, और कैपिटल ई को हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास यहां पर इवन नंबर्स हैं।
एक चीज और, जब हम सैंपल स्पेस की बात करते हैं तो ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स का भी नाम है, इन एलिमेंट्स को आप कहते हैं सैंपल पॉइंट्स। तो आप कहेंगे ये वाला क्या कहलाएगा, सैंपल पॉइंट्स। अगर 1 सैंपल पॉइंट है तो 2 भी सैंपल पॉइंट है, 3 भी सैंपल पॉइंट है। ये तो सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, सैंपल पॉइंट्स कहलाते हैं। अब हमने इवेंट को जैसे ही डिफाइन किया इवन नंबर्स के, कि हमारे पास डाइस के अंदर जो इवन नंबर्स है वही इवेंट ई के अंदर आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, फेवरेबल आउटकम यहां पर हम ले रहे हैं। तो फेवरेबल आउटकम जैसे ही लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 2, 4 एंड 6, बिकॉज ये ऐसी डिजिट्स हैं, ये ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पर इवेंट जैसे ही हमने यहाँ पर डिफाइन किया हमारे पास तो नंबर्स आए 2, 4, 6 एंड दिस इज योर फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर। तो हमारे पास इवेंट क्या होता है, इवेंट होता है सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। यहां तक क्लियर है, गुड। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल पी ऑफ ई, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू, कैसे फाइंड करते हैं, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1, 2, 3, तो 3 अपॉन, यहां पर लिखना है टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, यहां पर आप देख रहे हैं 6 हैं, तो यहां पर लिखेंगे 6, इट मींस 1/2। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, क्या है 1/2। एंड यहां पर हमने देखा कि हमारे पास अगर इवेंट डिफाइन होगा तो प्रोबेबिलिटी किस तरीके से फाइंड की जाती है। आई होप यू क्लियर इट। अब हम कहते हैं कि हमारी नेक्स्ट टर्म आती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो सबसे पहले बनाएंगे हेडिंग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को कहते हैं परस्पर अपवर्ती घटनाएं। देखिए होता क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव, इसका मतलब क्या है, एक्सक्लूड करना, इट मींस बाहर करना। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक वेन डायग्राम से अगर हम यहां पर समझे तो ए एंड बी है, क्लियर। अब हम क्या कह रहे हैं, ये जो ए और बी है, ये ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। ए ने बी को एक्सक्लूड किया और बी ने ए को एक्सक्लूड किया। इट मींस कि अगर एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा, क्लियर। और इनका इंटरसेक्शन जो है, जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होगा वो ऑलवेज 0 आएगा, या फिर आप कह सकते हैं 5 होगा, क्योंकि यहां पर आप देखें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, क्लियर। आपने जैसे सेट के केस में पढ़ा था कि हमारे पास ए सेट है, बी सेट है, और दोनों सेट्स में क्या होते हैं, इंटरसेक्शन हमारा 0 होता है या फिर 5 होता है। तो इसी केस में इवेंट के केस में अगर हम बात करें तो इवेंट में भी क्या होगा, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, या हमारी 5 होगी या फिर 0 होगी। इट मींस हम यहाँ पर कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। इन दिस केस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो एक्सक्लूज, इट मींस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो इवेंट्स हैं वो एक्सक्लूड हैं, तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर हमने डेफिनेशन भी दी है कि जो भी प्रोबेबिलिटी होगी ए इवेंट और बी इवेंट की उनके इंटरसेक्शन में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, क्लियर। अब हम कहते हैं कि यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आखिर होते क्या हैं। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक कॉइन है। अब ये जो कॉइन है जब हम इसे टॉस करते हैं तो ए इवेंट है और बी इवेंट है। अब ए इवेंट डिफाइन होता है कि हेड आए, बी इवेंट डिफाइन होता है कि टेल आए, क्लियर। तो कॉइन को टॉस करने पर हेड या फिर टेल आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हेड और टेल साथ में आए, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो इवेंट्स हैं वो आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूड है, क्लियर। तो इसी केसेस में हम यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे इवेंट्स हमारे एक्सक्लूजन डिनोट करते हैं या शो करते हैं, क्लियर। अब हम कहते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट टर्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, उसको समझते हैं
कंडीशनल इवेंट्स, कंडीशनल इवेंट्स प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप हिंदी में क्या कहते हैं, से प्रतिबंध प्रायिकता। इसके अंदर क्या होता है, सिंपल, इसमें आप क्या कहेंगे कि जब भी हमें कंडीशन दी गई हो तो उस केस में आपको प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है, यहां पर हम सीखेंगे। कैसे सीखते हैं, देखिए यहां पर हमने कहा कि मान लेते हैं कि हमारे पास ए और बी दो प्रकार की घटनाएं हैं, इट मींस हमारे पास इवेंट्स हैं ए एंड बी। फिर हमने कहा कि हमारे पास जो ए घटना है वो घटित होने की से प्रतिबंध प्रायिकता को प्रदर्शित करती है। इट मींस ए इवेंट हमें डिनोट करता है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। क्लियर। अब बी इवेंट क्या कहा, बी घटना पहले ही घटित हो चुकी है, इट मींस बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। क्लियर। तो यहां पर बी ऑलरेडी हमारी घटित हो चुकी है, बट ए को हमने डिनोट किया है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, और इस केस में हम इसको डिनोट करते हैं पी ए गिवन बी से। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। ठीक है, यहां पर आपने क्या देखा, प्रोबेबिलिटी ए जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को शो करती है, एंड यहां पर गिवन क्या होगा आपके पास, बी, जो कि आपका ऑलरेडी घटित हो चुका है घटना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इक्वल होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के अनुकूलन प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या अपॉन बी के अनुकूल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या। इट मींस क्या हुआ, यहां पर आप देखिए क्या किया है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड नंबर ऑफ बी। इससे क्या हुआ कि हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ, इट मींस कितने हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स थे उन्हें लिखा, अपॉन यहाँ पर हमने एलिमेंट्स लिखे हैं नंबर ऑफ बी के। अब हमें करना क्या है कि हमारे पास जो सैंपल स्पेस होता है उसके अगर हम कहें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से यहां पर हम डिवाइड कर दें दोनों टर्म्स में, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए हमारे पास था नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको भी हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से, और नंबर ऑफ बी को भी हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से। अब करना क्या है, ये जो हमारा टर्म बन रही है ये डिनोट करती है हमारी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी को अपॉन, एंड यहां पर हम देख रहे हैं ये वाली जो टर्म है ये डिनोट करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को, बिकॉज हमने क्या किया है, यहां पर हमने देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था अपॉन टोटल हमारे नंबर्स थे। ठीक है, एंड यहां पर भी सेम प्रोसेस था, तो प्रोबेबिलिटी तो फाइंड होगी आपकी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी के। यहां पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड लगेंगे, तो यहां पर ये फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो फाइनली हमने क्या निकाला है, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी था वो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं किसकी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग बनाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इट मींस से प्रतिबंध प्रायिकता के गुण। देखिए फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ध्यान से समझना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास जो भी प्रोबेबिलिटी है, लेट अस सपोज कि हमारे पास दो इवेंट्स है एस और एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन एफ इक्वल होगा, यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन एफ इक्वल्स टू 1। क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन एफ इक्वल्स टू हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन एफ की, और उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। यहां पर एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक सैंपल स्पेस है। अब सैंपल स्पेस को कैसे डिनोट करते हैं, एस से, और इसके एलिमेंट्स को जो सैंपल पॉइंट्स कहलाते हैं उनको हम ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 ये एक सैंपल स्पेस है। इस सैंपल स्पेस में मैंने एक एफ डिफाइन किया है, क्लियर। तो एफ एक इवेंट है, तो एफ को जब हमने डिफाइन किया तो इसके अंदर इवन नंबर आ रहे हैं।
अब इवन नंबर जल्दी से बताइए क्या है, 2 है, 4 है एंड 6 है, तो 2 4 6। अब यहाँ पर अगर मैं कहूं कि अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि हमारे पास एस गिवन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन एफ इक्वल्स टू क्या होगा, कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्लियर? हमने क्या किया है, यहां पर हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास ये वाला जो इवेंट था वही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से हम डिवाइड कर रहे हैं। इट मींस यहाँ पर एफ है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से। क्लियर? अब हमने यहाँ पर देखा तो इवेंट हमें डिफाइन है 2 4 6 से, तो अगर मुझे सबसे पहले फाइंड करना है एस इंटरसेक्शन एफ, तो हम क्या कहेंगे, एस इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, एस इंटरसेक्शन एफ का मतलब है कि हमारे पास एस में जो हमारे पास सैंपल स्पेस है और जो एफ डिफाइन है उसके अंदर कॉमन क्या है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कॉमन है हमारे पास 2 4 एंड 6, और ये क्या है, ये तो f आ गया। क्लियर? क्योंकि हमने f को ही ये डिफाइन किया था और f ही हमारे पास कॉमन है, बिकॉज सैंपल स्पेस के अंदर जो हमने इवेंट को डिफाइन किया है और उनके बीच में अगर इंटरसेक्शन फाइंड करें तो वही इवेंट हमारा कॉमन होगा। क्लियर? तो हमारे पास 2 4 6 यहाँ पर एलिमेंट्स आ गए। अब अगर बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ की, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 3 बाय टोटल कितने थे 6, इट मींस 1/2 होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगी वो कितनी होगी, जल्दी से यहाँ पर देखिए, हमारे पास एफ डिफाइन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा आपके पास 3/6, बिकॉज टोटल हमारे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो हमने यहाँ का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम इज 3/6, इट मींस 1/2। क्लियर? एंड 1/2 ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं इनको हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 1/2, एंड अगेन इसकी वैल्यू क्या दी आपने फाइंड की है 1/2, तो ये तो क्या आ गया 1। तो हमने यहाँ पर प्रूव किया कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन एफ इक्वल्स टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन एफ इक्वल्स टू 1। क्लियर? आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब हम किसी की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो ऊपर आते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नीचे आते हैं टोटल आउटकम। ठीक है? तो यहाँ पर हमने इस तरीके से फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड क्या कहती है कि हमारे पास वही एक सैंपल स्पेस है और दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, और ए एंड बी अगर इवेंट है, ये दोनों क्या है इवेंट, तो हमने एक एफ को डिफाइन किया जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डजंट इक्वल्स टू 0 होगा। ये चीज ध्यान रखनी है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है जो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि ए यूनियन बी गिवन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एफ माइनस, अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर हम ले रहे हैं यूनियन, और अब आपको जो टर्म लिखनी है वो लिखनी है इंटरसेक्शन में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन एफ। क्लियर? तो हमने अभी तक क्या कहा है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी गिवन एफ है इक्वल्स टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एफ माइनस की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन एफ। अब इसको हमें याद कैसे करना है, ये हमारे पास जो फॉर्मूला बना है इसको याद कैसे रखेंगे, तो एक टिप देते हैं आपको कि आपने सेट के अंदर क्या पढ़ा था, जल्दी से याद कीजिए, इससे रिलेटेड क्या पढ़ा था कि लेट अस सपोज कि हमारे पास वेन डायग्राम के अंदर दो सेट हैं ए एंड बी। इन दोनों सेट में जो कॉमन आपको पार्ट दिख रहा है वो ये वाला है, राइट? तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज ये कॉमन है तो इसका मतलब हम इन दोनों के बीच में क्या निकाल रहे हैं, इंटरसेक्शन। क्लियर? तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ए इन यूनियन बी क्या होता था हमारे पास, इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस के नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही होता था ना। क्या किया था हमने कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ए यूनियन बी है तो नंबर ऑफ ए होगा ऐड ये वाले
प्लस नंबर ऑफ बी, इट मीन्स ये वाले एलिमेंट्स, एंड माइनस करेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बिकॉज आप देख रहे हैं कि जब हमने ए को ऐड किया, जब हमने नंबर ऑफ ए लिए थे तो भी ये ऐड हुआ पार्ट, और यहाँ पर भी ये ऐड हुआ पार्ट। इट मीन्स ये वाला जो कॉमन वाला पार्ट है ये 2 बार ऐड हो गया, और 2 बार ऐड होने पर हमें इसे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब इसी फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के केस में रिलेट करें तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी यूनियन गिवन एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एफ माइनस के, अब हमने यहाँ पर भी माइनस के इंटरसेक्शन वाला पार्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन एफ। आई होप कि अब आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रहेगा। अब हम कहते हैं कि हमारा जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो भी क्लियर हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कहती है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश गिवन एफ इक्वल होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। अब यहां पर हमने क्या किया है, ये क्या है, ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। ये तो आप जानते ही हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई किससे डिनोट करते हैं, ई डैश से। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, यहां पर आप किससे इसे डिनोट कर सकते हैं, देखिए हम इसे रिलेट करेंगे हमारे सेट के प्रोसेस से ही, या सेट के कॉन्सेप्ट से। यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारे पास ये एक वेन डायग्राम है जिसके अंदर हमने एक सेट लिया है ए। तो अगर ये ए है तो ये वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, ये वाले सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ए डैश के एलिमेंट्स होंगे, और ए डैश क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर हम ए डैश को कैसे डिफाइन करते थे, जल्दी से बताइए, 1 माइनस ए से। याद आया आपको, क्लियर, गुड। ए डैश इक्वल्स टू 1 माइनस ए होता था। इसी तरीके से यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट क्या लिया है, ई डैश, बिकॉज ई और एफ ये 2 इवेंट्स हैं, और हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश गिवन एफ इक्वल्स टू कहा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ, और यहाँ पर ये जो ई डैश है ये क्या डिनोट करता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। तो यहाँ तक आपको तीनों प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट था वो क्लियर है। आगे हम करते हैं क्वेश्चंस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जहां पर आप देख रहे हैं कि हमें क्या क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1/6। अब बहुत ही सिंपल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का निकालना। तो हम कैसे फाइंड करेंगे भाई, आप इसे प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी लिखिए, या फिर आप इस तरीके से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला याद होगा आपको, क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सिंपल। तो इसमें हमें इन वैल्यूज को पुट करना है। तो आपके पास फर्स्ट क्या है वैल्यू, 1/6 अपॉन 1/3, इट मीन्स 1/6 अपॉन 3/1, इट इज 1/2। तो सिंपल। यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है, 1922 में। आप देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स, या फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं कितना इजीली मार्क्स को गेन करा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपने देख लिए, इससे हाई क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कैसे पूछा जाएगा। अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बॉक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए हैं, ओके। अब हमने कहा अच्छी तरीके से मिलाया गया इन बक्से में एक कार्ड कोई भी निकाल लिया जाता है, तो ज्ञात करना है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता है। अब हमें ये दिया गया है कि आपके पास जो निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से बड़ी, लेट सपोज कि ये हमारे पास बी इवेंट है। इवेंट तो आप समझते हैं घटना। अगर बी इवेंट को हमने सपोज किया है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से बड़ी है, अभी हम इसको लिखेंगे भी मैथमेटिकली। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहां पर हम कैसे लिखेंगे, इवेंट बी सपोज क्या होगी, हमारे पास क्या है, सम होने की प्रायिकता। तो हम लिखेंगे निकाले गए इस संख्या
या फिर संख्या के सम होने की प्रायिकता। ठीक है, तो संख्या के सम होने की प्रायिकता और निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से बड़ी है, मतलब कि या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि निकाले गए कार्ड पर सम संख्या होने की प्रायिकता। इस तरीके से लिखिए और भी अच्छे से यहाँ पर आपको डिफाइन होगा। क्या लिखेंगे? निकाले गए कार्ड पर, निकाले गए कार्ड पर कैसा होना चाहिए? सम, तो सम संख्या। ठीक है, तो हमारे पास लेट अस सपोज कि हमारे पास एक सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस में 1 to 10 आपके पास पूर्णांक लिखे हुए हैं, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट इज योर 10। देन ए और बी हम डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से? निकाले गए कार्ड पर सम संख्या होगी, तो ए हमारे पास कैसा होगा? सम संख्या का होगा। इट मींस 2 होगा, यहाँ पर 4 6 8 एंड 10। अब ये कहां पर देख रहे हैं? इस वाले में देख रहे हैं। ये जो सैंपल स्पेस हमारे पास है इसमें हमें देख रहा है कि ए की क्या वैल्यू होगी, 2 4 6 8 10। बी की क्या वैल्यूज होंगी? बी डिफाइन है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से बड़ी हो, और 3 से बड़ी आप क्या जानते हैं? 4 से लेके 10 तक, तो 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। अब ए बी एंड एस डिफाइन है। अब हमें क्या फाइंड करना है? हम अगर कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? 1 2 3 4 5, 5 बाय कितने नंबर्स थे? यहाँ पर 10। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बाय 10। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की, क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। क्लियर? बिकॉज बी तो हमें यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो बी है वो है इवन, जो हमारे 3 से बड़ी संख्याएं हैं, 3 से बड़ी संख्याओं को हमने बी माना है। इट मींस आप कह सकते हैं कि जो हमें चीज दी गई है उसे हम नीचे रखते हैं। दिया क्या गया था? संख्या 3 वाला, और 3 वाली हमने संख्या बी मानी है, तो उसे हम नीचे रखेंगे ए बाय बी। क्लियर? अब हम कहेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए सबसे पहले इंटरसेक्शन पता होना चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या होगा? क्या कॉमन है? आपके पास 4 कॉमन है, एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 10 ये कॉमन है, और साथ में 6 भी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। थोड़ा सा इसे क्लियर लिखते हैं, 4 6 8 एंड 10। एंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए 4 बाय 10, क्योंकि हम कितने में से निकाल रहे हैं? पूरे 10 हमारे पास नंबर्स हैं, और उनमें से हमने 4 यहाँ पर नंबर लिए हैं, 4 6 8 एंड 10। क्लियर? अब हम कहेंगे हमारे पास क्या क्या टर्म्स हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 4 बाय 10 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 7 बाय 10। तो आपके पास रिजल्ट क्या हो गया? आपको पता है क्या होगा? 4 बाय 7, एंड दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट किस चीज का है? ये जो सैंपल स्पेस बनाया है उसके अकॉर्डिंग ए और बी डिफाइन करने का है। ए हमने माना सम संख्या, जो हमसे पूछा गया है वो है ये वाली टर्म्स। ठीक है, और जो हमारे पास गिवन है, जो हो चुका है इवेंट, जो घटित हो चुका है, वो हमारे पास बी है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। ठीक है, अब हम कहते हैं हमारे पास इससे रिलेटेड और कैसे क्वेश्चंस लगते हैं? इस तरीके के आप देखेंगे 2PA प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल्स टू 5 बाय 13 है, और फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको पॉइंट पकड़ना है। क्या है कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B होता है तो उसका फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर देखेंगे कि अगर हमारे पास ये वाली टर्म नहीं है तो हम ये फाइंड करेंगे सबसे पहले इससे,
प्रोसेस अगर आपको पता है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये वाला फाइंड करनी है टर्म, इसके बाद हम इसकी हेल्प से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। याद कीजिए कि अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी है तो उसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब हमें ये दोनों फॉर्मूले पता हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट में हम अप्लाई करते हैं अपनी सारी टर्म्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी ए गिवन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पर ये वाली टर्म आपको गिवन है, क्या है, 2/5 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 5/13 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां तक तो क्लियर होगा आपके पास, 5 से 5 कैंसिल, 2/13 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, अब हमें कहना है यूनियन वाला फॉर्मूला तो हमें फाइंड ही करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, ए की वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं दी गई है, 2 दिया गया है, तो 5/26 यहाँ पर प्लस लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 5/13 एंड माइनस 2/13। तो आप देख रहे हैं ये 1/13 तो कॉमन ही है, यहाँ पर बचेगा 5/2 प्लस 5/1 माइनस 2/1 एंड इनको सॉल्व आप कर सकते हैं तो आपके पास आएगा 11/26 एंड दिस इज योर आंसर। क्या फाइंड करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, इंटरसेक्शन फॉर्म में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड देन इसकी हेल्प से हमने फाइंड कर लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर आपको ये दो फॉर्मूले पता थे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम होगी इंटरसेक्शन और यूनियन किस तरीके से चेंज होगी। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।